दोस्तों, नवंबर की ठंडी रात थी। वादी नीलम के पहाड़ों पर बर्फ की चादर ढकी हुई थी। पाक फौज की एक खुफिया चौकी पर कैप्टन साद अपने साथियों के साथ मिशन की तैयारियों में मसरूफ थे। भारतीय सरहद के पार एक कैंप में गैर मामूली सरगर्मियों की इत्तला मिली थी। आईएसआई ने साद को एक खुफिया मिशन पर भेजने का फैसला किया था। दुश्मन के इलाके में घुसकर मालूमात हासिल करना और मुमकिन हो तो उनका मवासलाती निज़ाम तबाह करना। साद, जो सिर्फ 27 बरस का था, कौम का फख्र और एक मुखलिस सिपाही था। इसका ताल्लुक लाहौर के एक मिडिल क्लास घराने से था। वालिद स्कूल टीचर और वालिदा घरेलू खातून थी। एक बहन थी, नाजिश, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। साद ने फौज में शमूलियत एक मकसद के तहत की थी, शहादत की आरजू और माँ की दुआओं का साया इसके सर पर था। कैप्टन, हम तैयार हैं, सिपाही बिलाल ने आकर इत्तला दी। साद ने सर हिलाया और अपनी बंदूक उठा ली। रात के अंधेरे में वो अपनी 5 रुकनी टीम के साथ सरहद अबूर करने के लिए रवाना हुए। उनका रास्ता बर्फीले पहाड़ों, गहरी खाइयों और दुश्मन की बॉर्डर पोस्ट से होता हुआ गुजरता था। साद और उसकी टीम ने सर्द हवा को चीरते हुए बॉर्डर क्रॉस किया। हर कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा था। भारतीय इलाके में दाखिल होते ही वो पहाड़ी रास्तों से बचते बचाते एक छोटे गांव की तरफ बढ़े, जहां एक वीरान इमारत को आर्जी पनाहगाह बनाया गया। ये गांव सरिया कहलाता था और यही दुश्मन की सरगर्मियों का मरकज भी था। साद के मिशन का पहला मरहला था मकामी लोगों में घुल मिल जाना और मालूमात इकट्ठी करना। टीम ने अपना फौजी लिबास छुपाकर आम लिबास पहन लिया था। इसी गांव में साद की मुलाकात हुई ज़ारा से, एक कश्मीरी मुसलमान लड़की जो एक मकामी मदरसे में बच्चों को तालीम देती थी। ज़ारा के वालिद को भारतीय फौज चंद साल पहले गिरफ्तार कर चुकी थी और उनका कोई पता नहीं था। ज़ारा ने साद को फौरन पहचान लिया था कि वो मकामी नहीं, लेकिन कुछ कहा नहीं। अगले दिन जब साद ने मस्जिद के बाहर ज़ारा को दोबारा देखा, उसने नरमी से कहा, मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो। अगर मकसद सच्चा है तो मेरी मदद हासिल रहेगी। साद ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। ज़ारा की आंखों में दुख, हमदर्दी और हौसला था। मेरा मिशन एक खुफिया भारतीय कैंप में घुसकर मालूमात हासिल करना है। अगर तुम रास्ता दिखा सको तो मैं तुम्हारे वालिद के बारे में भी खबर ला सकता हूँ, साद ने कहा। ज़ारा खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, कल रात आधी शब के बाद मैं तुम्हें ले जाऊंगी, लेकिन खतरा बहुत है कैप्टन साहब। अगली रात ज़ारा साद को एक तंग रास्ते से गुजरती हुई भारतीय फौज की एक खुफिया चेक पोस्ट के करीब ले गई। वहाँ एक पुराना सुरंग का रास्ता था जिसके जरिए दुश्मन कैंप में दाखिल हुआ जा सकता था। साद अंदर घुस गया। ज़ारा बाहर इंतजार करती रही। कैंप के अंदर वो हैरत अंगेज मनाज़र देखकर दंग रह गया। मेज़ों पर जदीद तरीन मवासलाती आलात, नक्शे और पाकिस्तानी सरहद के अहम मकामात की तफसीलात रखी थी। ये सब सबूत साद ने अपने खुफिया कैमरे से रिकॉर्ड कर लिए थे, मगर अचानक एक भारतीय सिपाही ने इसे देख लिया। साद ने फुर्ती से हरकत की, सिपाही को काबू किया और खामोशी से सुरंग के रास्ते बाहर आ गया। ज़ारा अब भी वहीं मौजूद थी। तुम जा सकती थी, मगर तुम रुकी नहीं, साद ने हैरानी से पूछा। ज़ारा ने नम आंखों से कहा, जो तुम कर रहे हो वो मेरे बाप के लिए, मेरे वतन के लिए और मेरे दीन के लिए है। मैं कैसे छोड़ देती। साद और ज़ारा के दरमियान अब सिर्फ खुफिया मिशन का रिश्ता नहीं था, दिल के बंधन भी बनने लगे थे। कैंप से वापसी के बाद साद ने अपनी टीम को वो तमाम खुफिया मालूमात फराहम की जो वो दुश्मन के कैंप से लेकर आया था। अब इनका दूसरा और अहम मकसद था दुश्मन के मवासलाती निज़ाम को तबाह करना, ताकि जंगी मंसूबे नाकाम बनाए जा सकें। इसी दौरान ज़ारा और साद के दरमियान ताल्लुकात गहरे होते चले गए। दोनों एक दूसरे की कुर्बत को महसूस करने लगे, मगर वक्त का चलता हुआ पहिया उन्हें इस हकीकत की याद दहानी करवाता रहा। ज़ारा भारतीय सरजमीन की बेटी थी और साद पाकिस्तानी फौजी। एक दिन ज़ारा ने पूछा, अगर तुम सलामत वापस चले गए तो क्या मुझे भूल जाओगे साद? साद ने संजीदगी से जवाब दिया, ज़ारा, तुम सिर्फ दिल की धड़कन नहीं, ईमान की रोशनी हो, लेकिन मेरा फ़र्ज़, मेरा वतन मेरी पहली मोहब्बत है। अगर ज़िंदा लौटा तो ज़रूर पलटूंगा तुम्हारे पास, मगर शायद शहादत मेरी किस्मत हो। ज़ारा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जानती थी कि ये इश्क सिर्फ जज्बाती नहीं, बल्कि एक कुर्बानी है। अगले दिन साद और उसकी टीम ने एक रात दुश्मन के कैंप पर हमला करने की तैयारी मुकम्मल कर ली। ज़ारा ने कैंप का नक्शा मुहैया किया और इसने साद को बताया
کہ اس کے والد کو اسی کیمپ میں ایک تہہ خانے میں قید رکھا گیا ہے۔ سعد نے اپنی ٹیم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک ٹیم بم نصب کرنے گئی اور دوسرا گروپ قیدیوں کو آزاد کروانے۔ دھماکوں کی آوازیں فضا میں گونج اٹھیں۔ دشمن بڑبڑا گیا۔ پاکستانی ٹیم نے برق رفتاری سے کام مکمل کیا۔ سعد خود زارا کے والد کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن واپسی پر اس پر دشمن کی گولیوں کی بوچھاڑ ہو گئی۔ بلال اور دوسرے ساتھیوں نے اسے بچایا، مگر سعد زخمی ہو چکا تھا۔ زارا جو دور ایک پہاڑی پر کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی، دوڑتی ہوئی آئی۔ سعد، تم ٹھیک ہو؟ اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ سعد نے زخمی حالت میں زارا کا ہاتھ تھاما۔ میں ٹھیک ہوں، تمہارا وعدہ پورا ہوا، تمہارے والد اب آزاد ہیں۔ زارا نے سعد کے زخموں پر پٹی باندھتے ہوئے کہا، اب تم اپنا اگلا وعدہ نبھاؤ اور واپس آؤ۔ سعد کو واپس پاکستان لایا گیا۔ قوم نے اس کے مشن کو سراہا۔ تمغہ شجاعت اس کا مقدر بنا، مگر اس کے دل میں زارا کی یاد ہر لمحہ تازہ تھی۔ کئی ماہ بعد سعد نے حکومت سے اجازت طلب کی کہ وہ زارا کو پاکستان لا سکے، تاکہ وہ جس نے مشن میں جان خطرے میں ڈالی اسے ایک نیا وطن دیا جا سکے۔ زارا پاکستان آئی اور پورے اعزاز سے کیپٹن سعد کی زندگی کا حصہ بنی۔ ان کی شادی کے دن سعد نے ایک سادہ جملہ کہا، محبت اگر وطن کے لیے ہو تو وہ خدا کی رضا کے قریب تر ہوتی ہے۔ زارا، تم میری محبت بھی ہو اور قربانی بھی۔ دوستو، یہ کہانی صرف ایک فوجی کی نہیں، بلکہ ہر اس دل کی ہے جو وطن کے لیے دھڑکتا ہے۔ یہ محبت، قربانی، ایمان اور فرض کا سنگم ہے۔ یہ سرحد کے اس پار کا وہ خواب ہے جو صرف جذبے سے سچ ہوتا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اسٹوری بک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔